आज पढ़ेंगे संगम एज। बेसिकली साउथ में क्या चल रहा था, उसके अंदर कौन कौन से किंगडम्स थे, वो इस एज के अंदर कंसिडर होते हैं। संगम एज। रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है? रिकॉर्डिंग ऑन है। ये बेसिकली 3 BC से 2 AD के तक था। ठीक है, इसमें बेसिकली अगर हम देखें तो 3 किंगडम्स के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं, क्योंकि ये साउथ इंडिया से रिलेटेड है। साउथ इंडिया कुछ कुछ अगर मैं मैप में दिखाऊं आपको, तो साउथ इंडिया के 3 राज्य थे बेसिकली। एक ही केरला वाला थोड़ा सा पोर्शन, थोड़ा सा तमिलनाडु वाला पोर्शन, और तमिलनाडु प्लस थोड़ा सा आंध्रा तेलंगाना। ये 3 राज्य के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट संगम एज। ठीक है, तो ये वाला जो राज्य था दिस वाज चोलास। ठीक है, और चोला ये है हमारे पांड्यास, और ये है चेरा। ये 3 राज्य हैं बेसिकली। ठीक है, अच्छा, चोला की पहले की जो कैपिटल थी, अर्ली कैपिटल उरायूर। उरायूर, दिस इज अर्ली कैपिटल। अर्ली कैपिटल। बाद में इन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली कहाँ पे, कावेरी नदी के पास, कावेरी पट्टनम। कावेरी पट्टनम। भैया कैपिटल क्या है? अब ये बाद की है, लेटर। इसको दूसरा नाम भी दिया है पोहर। ठीक है, पांड्यास की कैपिटल थी मदुराई। मदुराई। ठीक है, चेरा की भी 2 थी, पहले थी वांची और बाद में बनी करियूर। ठीक है, तो ये 3 राज्य बेसिकली अब हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। ये चीज ड्रॉ कर लो, या तो सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, आगे चलें। मैप समझ में आ गया कि किन किन राज्यों की हम बात कर रहे हैं अभी? यस नो? हाँ भैया। ओके, चलिए। थोड़ा सा लिख भी देता हूँ, चोला कौन सा राज्य था, कौन कौन से इसमें आज के प्रेजेंट डे के हिसाब से चोला था हमारा नॉर्थ तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश। यार ये लाइन सी क्यों खींच रही है इसमें बार बार? ठीक है, इनका फेमस राजा जो था वो था करिकल। करिकल। ठीक, चोला के बाद अगर चेरा की बात करूं तो चेरा आज का मॉडर्न, या इसका सेकंड नेम पहले सुन लो, उसी से तुम्हें याद समझ में आ जाएगा हम किसकी बात कर रहे हैं। केरल पुत्र। तो किस राज्य की बात कर रहे हैं चेरा के अंदर हम? दिस वाज द सेकंड नेम ऑफ चेरा। ठीक है, ये इनका दूसरा नाम, इनको क्या कहा जाता था? केरल पुत्र। तो आज का बेसिकली केरला की जब बात करें, सेकेंड एडी के बाद ये ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे। ठीक, इनकी पावर डिक्लाइन कर गई थी। उसके बाद आता है पांड्यास। पांड्या। पांड्या आज का साउथ तमिलनाडु। पांड्या वॉज फेमस फॉर इट्स पर्ल्स। फेमस फॉर पर्ल, क्योंकि यहाँ के लोग ज्यादातर क्या थे? फिशरमैन। और गहरे सागर में जो उतर सकता है वही मोती लेके आ सकता है। सफलता का भी यही राज है।
पर्ल के लिए पांड्य राजा फेमस था। उसके अलावा इस राज्य का जिक्र मेगास्थनीस ने भी किया है अपनी किताबों में। मेगास्थनीस के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रेरणा किसके राज्य में आया था मेगास्थनीस? क्या ये मौर्य वंश के अंदर आया था क्या? हाँ भैया, इसने इंडिका लिखी थी। वेरी गुड, इंडिका लिखी थी। तो अब हम बेसिकली इन 3 राज्यों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसके अंदर संगम लिटरेचर यानी इस दौरान कौन कौन सी किताबें लिखी गई? अरे भाई, इसको गोल्डन पीरियड ऑफ क्लासिक तमिल लिटरेचर कहा जाता है। ठीक है, इस दौरान कौन कौन सी बुक्स लिखी गई उनके बारे में हम देखते हैं। यार 1 मिनट रुको। इस दौरान कौन कौन सी बुक्स लिखी गई इनके बारे में देखते हैं। इतना ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है तुम लोगों को एसएससी के हिसाब से, बट फिर भी अगर थोड़ा सा बड़ा एम है उसके लिए हम पढ़ सकते हैं। एक है तिरुक्कुराल, ठीक है, इसका ऑथर है वल्लुवर। ठीक है भाई, ये ऑथर है। इस किताब को 5th वेदा या फिर वेद ऑफ साउथ यानी दक्षिण का वेद कहा जाता है इस किताब को, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके ये ऑथर है भाई इसका, ये दिस इज द ऑथर। इसके बाद जो सेकंड इम्पोर्टेंट बुक है वो है तोलकप्पियम। ठीक है, दिस इज द वन ऑफ द अर्लीस्ट बुक्स ऑफ तमिल लिटरेचर। ठीक है, तोलकप्पियम। और ये जो है बेसिकली ग्रामर है तमिल की। हमारी संस्कृत की ग्रामर किसने लिखी थी और उसका नाम क्या है, कोई बता सकता है क्या? प्रेरणा या दिलीप में से। ये एक्स्ट्रा इन्फो दे देते हैं थोड़ी सी आपको, बता सकते हो क्या? नहीं पता भैया। अरे बहुत फेमस है यार, अष्टाध्यायी। किसने लिखी थी? पाणिनि ने। ये हमारी संस्कृत की ग्रामर इस बंदे ने लिखी थी। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया क्या? आगे चले। हाँ भैया। हाँ भैया। चलिए, इस टाइम का फेमस गॉड है मुरुगन। अरे भाई 1 मिनट। ओहो, फेमस गॉड ऑफ दैट एरा वाज मुरुगन। और बाद में इनका नेम क्या चेंज करके बना दिया गया, इनको बना दिया गया सुब्रमण्य। ठीक है, अच्छा। और अन्य फेमस गॉड मेओन या फिर तिरुमाला उस समय का फेवरेट गॉड। इसको विष्णु का अवतार मानते हैं। ठीक है भाई, और एक और जो फेमस गॉड है दैट इज वेंदन।
VENDAN, ये 3 गॉड्स का जिक्र इनके में आता है। इसके अलावा यहाँ पे मेगालिथिक बरियल प्रैक्टिस फॉलो की जाती थी। इसका अर्थ ये है, जैसे कोई इंसान मर गया, उसके चारों तरफ, ताकि बाद में पता चले ये इंसान यहाँ मरा था, उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे। ठीक है, और ये अक्सर बड़े उस काल के जो हीरोज जब मरते थे या राजा मरते थे, उनके लिए ऐसी चीज बनाई जाती थी। ठीक है, और इनके ऊपर पत्थर बड़े बड़े रख दिया जाता थे। इनको कहा जाता था, दिस इज, आप इसको लिख सकते हो, देयर वॉज अ प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग हीरो स्टोन्स, जिनको कहा जाता था विरक्कल। ठीक है, विरक्कल कहा जाता था। उसके ऊपर लिखा जाता था कि इसने शत्रुओं को मारा, कैसे मारा, उसकी फोटोज बना दी जाती थी कि कितना एक आदमी इतने आदमियों से घिरा हुआ है और वो युद्ध कर रहा है और ऐसे वो मारा गया। तो ऐसे विरक्कल बनाए जाते थे, इसको बोलते थे मेगालिथिक बरियल प्रैक्टिस। ओके, और मृत्यु के बाद जन्म में भी ये विश्वास रखते थे, यानी लाइफ आफ्टर डेथ। दे बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ, इसलिए इनके साथ मटके, इनके वेपन्स वगैरह लाश के साथ दफना दिए जाते थे। अगर बात करें इकोनॉमी की, बेसिकली साउथ में आओगे तो सबसे फेवरेट खाना इनका यही है, राइस खाओ। तो मेजर क्रॉप जो इनकी इकोनॉमी को इफेक्ट करती थी, दैट वाज राइस। साउथ से रिलेटेड है, समुद्र पास है, तो अन्य क्या काम करेंगे? फिशिंग करेंगे, फिशरमैन थे ज्यादातर, या फिर हंटिंग। ठीक है, ये इनके व्यवसाय का पार्ट था। काव हर्डिंग। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बहुत फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, क्योंकि समुद्र पास था तो इनके पास नाव भी होती होंगी और उसके कारण ये अपना व्यापार फैला सकते थे। इसीलिए हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी समुद्र के आसपास पनपने लगी। ठीक है, वहां जो मार्केट प्लेस थे उनको कहा जाने लगा, मार्केट प्लेसेस को, अंगाड़ी, ANGADI, अंगाड़ी, या फिर अवनम, AVANAM। ठीक है, और ये माना जाता है ये जो अपना बिजनेस था रोमन्स के साथ भी करते थे, क्योंकि शिप्स का रास्ता इन्होंने खोज लिया था वहां तक। और रोमन्स को जो सबसे ज्यादा इधर की चीज पसंद थी, दैट वाज कॉल्ड पेपर। काली मिर्च का व्यापार बहुत जबरदस्त होता था। ठीक है, इस पेपर को कहा जाता है यवन प्रिया। हमारी भाषा में रोमन्स को यवन कहा जाता है। ठीक, तो यवनों की प्रिया क्या थी? पेपर। इट वॉज इन ह्यूज डिमांड इन रोम। ठीक है, यवन प्रिया वॉज द नेम गिवन टू पेपर। तो यहाँ पे आपकी संगम एज के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी हैव कवर्ड। इसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट, या मैं कहूँ सबसे इम्पोर्टेंट एंशिएंट हिस्ट्री का काल जो शुरू होता है, दैट इज गुप्ता एम्पायर। अब पढ़ेंगे गुप्ता एम्पायर के बारे में। इसको 2 क्लासेस में खत्म करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है। GUPTA, गुप्ता एम्पायर। दिस इज द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। ठीक है, गोल्डन एज इसको कहा गया है। बेसिकली हिंदुओं के लिए भी ये गोल्डन एज था नॉर्थ इंडिया के अंदर। ठीक है, हिंदुओं का जो आज के दिन हम हिंदू जिसको कह रहे हैं, बेसिकली इसका बढ़ावा या इसकी पद्धति को ज्यादा आगे बढ़ाने का श्रेय गुप्ता एम्पायर को ही जाता है। क्योंकि उससे पहले हमने देखा, पहले ये वैदिक काल चला, उसके बाद जैनिज्म, बुद्धिज्म,
ऐसे करके जो हमारी रिलीजियस फिलोसफीज थी वो चेंज होती रही थी। एज सच कोई हिंदू जो हमारा कल्चर था, शिव वैष्णु, इनके अंदर कोई ज्यादा बिलीव नहीं करता था। इसीलिए गुप्ता काल की बड़ी अहमियत है हिंदूज के लिए भी। ठीक है। जो इसका फाउंडर था उसको कहा जाता है श्री गुप्ता। श्री गुप्ता वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। ठीक है। इसका जो सन था श्री गुप्ता का, ही वॉज घटोत्कच। घटोत्कच, घटो स्पेलिंग घटोत घटोत्कच। ठीक। इन्होंने अपने आप को महाराजा कहा, दोनों ने। दे यूज टू कॉल देमसेल्व्स एज महाराजा। ठीक है। पर गुप्ता पीरियड का ट्रू फाउंडर, अगर क्वेश्चन आए हु इज कंसिडर्ड एज ट्रू फाउंडर ऑफ गुप्ता पीरियड, कौन था? प्रेरणा। चंद्रगुप्त फर्स्ट। बहुत अच्छे। चंद्रगुप्त फर्स्ट इज कॉल्ड द ट्रू फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। वेरी गुड। ठीक है। अभी ओवरव्यू ले रहे हैं, अभी डीपली इसको स्टडी करेंगे। इसकी बेसिकली सोर्सेज के बारे में अब जानते हैं कि इसको हमें पता कौन कौन सी सोर्सेज से पता चलता है गुप्ता एम्पायर के बारे में। चलिए, सोर्सेज। तो उस समय जो लिखी गई थी दैट वाज पुराण्स। पुराण लिखी गई थी उस दौरान। उसके बाद विशाखा दत्त, बहुत फेमस राइटर पोएट, विशाखा दत्त की किताबें थी, जो उस टाइम की फेमस किताब थी, दैट इज देवी चंद्र गुप्तम। गुप्तम, देवी चंद्र गुप्तम। या फिर उसने एक किताब और लिखी थी चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर। ठीक है। उसके अलावा कालिदास, बहुत फेमस राइटर, शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है इसको। इसके अलावा इस दौरान एक बाहर का बंदा फाहीन आया था, उसके अकाउंट्स मिलते हैं। मेहरौली आयरन पिलर गुप्ता काल के बारे में बताता है। इसके अलावा अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन। ठीक है। ये है तो बेसिकली अशोकन इंस्क्रिप्शन, पर इसके ऊपर समुद्रगुप्ता ने पूरा इतिहास अपना लिखवाया था। अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन के ऊपर किसने काम करवाया था? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने इसके ऊपर अपनी हिस्ट्री, अपने युद्धों के बारे में लिखवाया था। अभी एक एक करके हम सारे इनके राजाओं के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले आता है चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्ता वन। इसको जो स्पेलिंग समझ में नहीं आती है वहां लाइन खींच देता है। चंद्रगुप्ता, इसको इग्नोर करो। ठीक है। चंद्रगुप्त वन, इसने ही वॉज फर्स्ट टू बी कॉल्ड एज, इसने खुद को कौन सी उपाधि दे दी थी? महाराजा धीराज। इसका अर्थ ये है, देखो पहले वाले ने अपने आप को क्या कहा था? महाराजा कहा था। ठीक है। तो उस समय एक चीज होती थी, मान लो किसी का बहुत बड़ा राज्य है, अब राजा तो एक जगह बैठ सकता है, तो वो छोटे छोटे राज्यों को क्या करता था कि उनके राजाओं को सौंप देता था कि भाई तुम अपना राज्य संभालो, पर उसके एवज में तुम मेरे को इतना पैसा या इतना टैक्स पहुंचा दो। तो वे महाराजा होते थे, और महाराजाओं का राजा इस महाराजा धीराज। ओके। तो ही वॉज फर्स्ट जिसने अपने आप को ये क्या है यार, महाराजा धीराज कहा था। टंग ट्विस्टर हो गया। इसका अर्थ क्या होता है? ग्रेट किंग ऑफ किंग्स, महाराजाधिराज। ये मेरे लिए टंग ट्विस्टर साबित हो रहा है बार बार। इसने लिच्छवी प्रिंसेस से शादी की थी। लिच्छवी प्रिंसेस। उसके अलावा इसने गुप्ता पीरियड का अपना कैलेंडर स्टार्ट किया था।
यानी he started Gupta era, ठीक है, as a mark of his accession to throne। जब ये राजा बना तो इसने आज क्या कहा, आज से गुप्ता काल शुरू होता है। 320 AD के अंदर, 320 AD के अंदर। अभी तक हमने कुछ कैलेंडर स्टडी करे हैं। अगर प्रीवियस क्लासेस आप देख रहे हो तो सबसे पहले हमने जो पढ़ा था दैट वाज विक्रम संवत, विक्रम संवत, ठीक है। ये 57 BC में शुरुआत मानी जाती है। किस काल में शुरू हुआ था? शाका काल के अंदर, ठीक। क्योंकि इस बंदे ने इनको हराया था शाकाओं को और अपने आप को क्या कहा था? विक्रमादित्य। उस काल में इसने खुद को फिर ये कहा कि मैंने शाकाओं को हराया है तो मैं विक्रम संवत की शुरुआत करता हूँ। उसके बाद शाकाओं को किसने हराया था? कुशांक ने। और कुशांक का राजा कौन था? कनिष्क। तो शाका कैलेंडर की शुरुआत होती है 78 AD, शुरुआत करी थी कनिष्क ने, ठीक है। उसके बाद में अब आ गया गुप्ता कैलेंडर 320 AD, इसकी शुरुआत की है चंद्रगुप्त वन ने। और जो आज के दिन हम अंग्रेजी कैलेंडर पढ़ते हैं उसको बोलते हैं ग्रिगोरियन, ग्रिगोरियन कैलेंडर। इसको शुरुआत की थी पोप ग्रिगोरी, ठीक है, ग्रिगोरी। इस बंदे ने शुरुआत की थी जिसके हम स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं कि अब उसके हिसाब से 2022 चल रहा है, ठीक है, कि भाई जीसस जी पैदा हुए 2022 साल हो गए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त, ठीक है, ये आता है 330 से 380 AD के अंदर। क्या हमारे साथ अभी भी दिलीप है? हाँ भैया। ठीक है। इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। नेपोलियन वैसे था कहाँ का, कोई बता सकता है क्या? कौन से देश से था नेपोलियन? ये फ्रांस का था, ठीक है। इसने बेसिकली जो अभी हमने सोर्सेज में पढ़ा था, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन के ऊपर, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन के ऊपर, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में, जो कि ये बेसिकली अशोका का पिलर है। किस काल का है? ये अशोका का है, ठीक है। इसने अपनी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के बारे में लिखवाया है, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। इसके ऊपर लिखवाया इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन के ऊपर। किस भाषा में? संस्कृत। और संस्कृत की लिपि नागरी, पहले ब्राह्मी फिर नागरी, ठीक है। और इसके बाद इसी इंस्क्रिप्शन के ऊपर समुद्रगुप्त के बाद तीसरा बंदा जिसने इसके ऊपर लिखवाया था वो था जहांगीर। ये भी याद रखना, ठीक है। जहांगीर ने भी इसके बाद लिखवाया था इसी इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन के ऊपर, ठीक। इसका राज्य कहाँ कहाँ फैला हुआ था? इसने पूरा असम तक कब्जा लिया था, ठीक है। और ईस्ट में अफगानिस्तान, नॉर्थ में कश्मीर और साउथ में तमिलनाडु तक इसका राज्य फैल चुका था, ठीक है। पर इसने क्या किया? बता रहे हो जहांगीर का? जहांगीर का नहीं बता रहा, समुद्रगुप्त का बता रहा हूँ। ओके भैया। अरे यार, अभी जहांगीर तो मुगलों का काल तो शुरू ही नहीं हुआ है अभी तो हम गुप्ता काल में हैं। अब साउथ तक ये जीत चुका था पर इसने क्या करा, साउथ के किंगडम्स को बर्बाद नहीं किया। उसने उनको वापस दे दिया कि भाई तुम संभालो अपना राज्य, अब लगान देते रहना, जो भी पैसा टैक्स वैक्स है वो देते रहो। इसके अलावा ये बहुत बड़ा आर्ट एंड लिटरेचर का
पैटर्न था। इसने बहुत बढ़ावा दिया आर्ट एंड लिटरेचर को, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन बहुत बार आया है कि ये एक बहुत अच्छा वीणा प्लेयर भी था, ठीक है, और पोएट भी था ये बहुत अच्छा। इसको कविराज भी कहा जाता है, ठीक है, समुद्रगुप्त को। इसके राज्य का या इसके कोर्ट का एक बहुत फेमस पोएट है हरिसेन, याद रखना, ठीक है। इसी ने इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन के ऊपर लिखवाया था। किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में, कि हमारे राजा ऐसा, हमारा राजा ऐसा, क्योंकि मजबूरी थी, जैसे आज की हमारी मीडिया की मजबूरी है, हमारा मोदी ऐसा, हमारा मोदी ऐसा, ठीक है। तो ऐसे ही उस टाइम इनकी मजबूरी रहती होगी, जीना है तो इनकी तारीफ करनी होगी। बहुत बड़ा वैष्णविस्ट था ये, वैष्णव भगवान को मानने वाला, वैष्णविज्म का फॉलोवर था। वैष्णविज्म, he was ardent follower of Vaishnavism, पर he was tolerant to other religions also, बाकी रिलीजन्स का भी सम्मान करता था। ऐसे नहीं कि बाद में मुगल आ गए तो नहीं भाई, जो हिंदू है वो टैक्स देगा, मुसलमान टैक्स नहीं देगा, ऐसे नहीं था, ठीक है। सभी रिलीजन्स की बराबर इज्जत करता था। इसके बाद आता है चंद्रगुप्त टू, चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक, 380 से 415 एडी। चंद्रगुप्त 1-2 क्या है भैया? अक्सर क्या होता था, आजकल तो जैसे नाम रख रहे हैं विहान, दयान, पता नहीं क्या क्या नाम रखने लग गए। पहले के चंद्रगुप्त मतलब एक रख दिया तो हो सकता है कि भाई समुद्रगुप्त को आया हो कि भाई मैं अपने बाप के नाम पे रखूंगा इसका भी नाम। तो अब हमारे हिस्टोरियंस कंफ्यूज ना हो, इसीलिए दादा का नाम चंद्रगुप्त 1 रख दिया, पोते का नाम चंद्रगुप्त 2 रख दिया। नहीं तो पता ही नहीं चलेगा ना चंद्रगुप्त प्ले ग्राउंड में खेल रहा है कि चंद्रगुप्त सोया हुआ है, नहीं पता चलेगा, इसीलिए 1 और 2 कर दिया। ओके। चंद्रगुप्त ने अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। इसने अपने आप को क्या कहा था? विक्रमादित्य। इसके अलावा और किसने दी थी खुद को भाई? विक्रमादित्य उसने दी थी जिसने विक्रम संवत शुरू किया था 57 BC में, ठीक है। इसने किसको हराया था? साकाश को, ठीक है। और मालवा और गुजरात में इनको भगा दिया था, मतलब उधर के ही थे बेसिकली ये रूलर, वहां तक इनको संगवा दिया था। उसके बाद इसी के काल में उज्जैन जो है इनकी सेकंड कैपिटल बनी। उज्जैन वाज दी सेकंड कैपिटल। तो फर्स्ट कौन सी थी? प्रयाग। प्रयाग वाज दी फर्स्ट कैपिटल ऑफ मुगल्स, और प्रयाग का ही नाम इलाहाबाद पड़ा बाद में, इलाहाबाद। दिस वाज द फर्स्ट कैपिटल, उज्जैन वाज दी सेकंड कैपिटल। इसके कोर्ट में जो फेमस इसके दरबारी थे, या उसके कह सकते हैं उसकी कोर्ट में जो स्कॉलर्स थे, वो कौन कौन थे? कालिदास, अमरसिम्हा। अमरसिम्हा अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, कालिदास वॉज कोर्टियन ऑफ होम? चंद्रगुप्त 1, चंद्रगुप्त 2, समुद्रगुप्त, ठीक है। तो चंद्रगुप्त सेकंड का दरबारी था कालिदास या अमरसिम्हा। उसके अलावा इसी ने नवरत्न रखने की शुरुआत की थी। इसकी कोर्ट में ही नवरत्न पाए जाते हैं शुरुआत में, नवरत्न की शुरुआत या 9 ज्वेल्स इन हिज कोर्ट। इसी के दौरान इंडिया के अंदर, या मैं कहूँ इसी की कोर्ट में सबसे पहले फाहियान आया था। फाहियान ये चाइनीज ट्रैवलर था जो 9 साल तक इंडिया में रहा चंद्रगुप्त के राज में। इसके बाद जो रूलर आता है दैट इज कुमार गुप्त, कुमार गुप्ता। अब इसने अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध की शुरुआत की थी। इसी ने नालंदा यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। और इसी के दौरान, इसी के काल के अंदर सेंट्रल एशिया की एक ट्राइब थी ह्यून्स,
इंडिया पे बहुत ज़्यादा हमला करने लगती है। तो कुमारगुप्त इनसे लड़ता रहता है, प्लस में अपना राज्य का विस्तार या अपने राज्य की सुरक्षा करता रहता है। ठीक है। इसके बाद जो राज्य आता है दैट वाज सकंद गुप्ता। ह्यून्स कौन थे? सेंट्रल एशिया की ट्राइब है, सेंट्रल एशिया की एक ट्राइब है। ठीक है। सकंद गुप्त जो थे, इसके दौरान इनके मल्टीपल अटैक्स होते हैं ह्यून्स के, मल्टीपल अटैक्स ऑफ ह्यूम्स। ठीक है। ऑलमोस्ट 17 टाइम्स इन्होंने हमला किया और हर बार सकंद गुप्त उनको हरा देता था। पर क्योंकि 17 बार युद्ध होने से जो हमारा गुप्ता एम्पायर था, इनकी जो रिसोर्सेज थी उस पे हैवी स्ट्रेन पड़ने लगा कि भाई 17 बार कोई लड़ाई करेगा तो इकोनॉमी पे तो स्ट्रेन पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है। इससे एक डिक्लाइन की तरफ गुप्ता पीरियड बढ़ जाता है। ठीक है। इसके बाद वीक रूलर्स बहुत आए और अब हम थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं। डिक्लाइन ऑफ गुप्तास। तो बेसिकली वीक रूलर्स आए बहुत सारे, ह्यून्स का अटैक बढ़ता गया, सकंद गुप्त उनको हराता रहा और आखिरी में वहीं पे लड़ता, मतलब उसकी जो आखिरी टाइम भी था वो भी इनको हराने में ही बीत गया। ठीक है। ह्यून्स का अटैक बढ़ता रहा बार बार और मालवा के अंदर एक राजा था यशोधर्मन, इसकी पावर बढ़ने लगी जिसके कारण ये जो वीक रूलर्स थे इससे हार गए और इनका जो गुप्ता काल था वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। ठीक है। एक गुप्ता काल के अंदर एक इंस्क्रिप्शन है ईरान करके, ERAN, ईरान इंस्क्रिप्शन। ये फेमस इसीलिए है, इसमें सती का जिक्र आता है। ठीक है। अब ये किस काल की है, कि हर्षवर्धन के काल की है कि लेटर गुप्ता के ये जो वीक रूलर्स आए उस दौरान की है, नहीं पता। ठीक है। तो ईरान इंस्क्रिप्शन में सती का जिक्र आता है। बोलिए भाई, यहां तक कोई डाउट? नहीं भैया। ठीक है। अब थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर देखते हैं। आर्ट एंड कल्चर आज का लास्ट टॉपिक होगा, इसके बाद कल हम लिटरेचर, साइंस और फिर हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब एक दो क्लास बची है, एंशिएंट हिस्ट्री खत्म होने वाली है भाई। आर्ट एंड कल्चर, गुप्तास के ही काल में हमें फर्स्ट टेम्पल्स के स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। ठीक है। एक जगह है नागर, NAGAR, इंग्लिश में ए और लगा देते हैं। ठीक है। नागर के अंदर नागर और एक दूसरी शैली है द्राविडियन स्टाइल। ठीक है। ये बहुत पनपने लगा, इवॉल्व। ठीक है। और टेम्पल बनने लगे और इसके अलावा केव पेंटिंग्स भी बहुत सारी बनने लगी, क्योंकि एज सच स्ट्रक्चर्ड टेम्पल्स नहीं थे जो, पर लेटर साउथ में आने लगे थे स्ट्रक्चर्ड टेम्पल्स, तो नागर और द्राविडियन स्टाइल में टेम्पल बनने लगे। ठीक है। अच्छा, जो इनके फेमस है वो है, इनका मेटलर्जी का जो डिपार्टमेंट था वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड था। ये कैसे पता चलता है? यहाँ से दिल्ली का जो आयरन पिलर है वो अभी तक उसको रस्ट नहीं लगा है, वो भी गुप्ता काल का है। तो यहाँ से पता चलता है कि ये बहुत ही एडवांस थे, इनकी मेटलर्जी या इनकी जो मेटल्स की साइंस थी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। एक बुद्धा का कॉपर स्टैचू है, वो भी अभी तक एज इट इज है, कोई उसमें खराबी नहीं आई है। तो यहाँ से पता चलता है इनका मेटलर्जी का सिस्टम बहुत ही अच्छा था। ठीक इन्हीं के दौरान देवगढ़ एक जगह है, देवगढ़ टेम्पल, झांसी के अंदर। ठीक है।
ये यहाँ पे वन ऑफ द अर्लीस्ट टेम्पल्स पाया जाता है जो कि गुप्ता काल का है। अजंता एलोरा के अंदर मुराल पेंटिंग्स या फिर दीवारों के ऊपर पेंटिंग्स को क्या कहा जाता है? मुराल पेंटिंग्स। कहाँ पे? अजंता एलोरा के अंदर। अजंता अजंता की गुफाओं के अंदर जो बुद्धा की कहानी बताती हैं, बुद्धा की जो जातक टेल्स है, जातक टेल्स के अंदर जैसे बुद्धा का जिक्र आता है, वैसी वैसी मुराल पेंटिंग्स अजंता की गुफाओं के अंदर देखी गई हैं। ठीक है। उसके अलावा एक बाघ केव्स है, बाघ केव्स मध्य प्रदेश के अंदर। इसके अंदर रॉक कट विहार पाए गए हैं, रॉक कट विहार, बुद्धिस्ट विहार, बुद्धिस्ट विहार। यानी यहाँ पे बुद्धिस्ट लोगों का ठहराव था, इधर इन्होंने बनाए हुए थे। और एक लास्ट उदयगिरी की पहाड़ियां या उदयगिरी की केव्स, उदयगिरी केव्स मध्य प्रदेश के अंदर। इसके अंदर वराह, जो विष्णु जी का अवतार है, वराह अवतार, उसका स्टैचू है। वराह बोले तो पिग के रूप में विष्णु जी ने अवतार लिया था। वो कहाँ पाया जाता है? उदयगिरी केव्स के अंदर, जो कि मध्य प्रदेश में है। उदयगिरी। ठीक है भाई, आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। जो भी अभी तक डिस्कस किया, किसी को कोई डाउट तो वो आप अभी पूछ सकते हो। ठीक है। स्टार्टिंग हमने संगम के बारे में पढ़ा था, संगम एज के बारे में, उसमें 3 राज्य हैं। ठीक है। उसके बाद गुप्ता पीरियड की शुरुआत हमने देखी। ओके। गुप्ता पीरियड के अंदर कौन कौन सी चीजें आने लगी वो हमने देखी, फेमस। अरे आगे नहीं बढ़ रहा, 1 मिनट। गुप्ता पीरियड, श्री गुप्ता, उसका लड़का घटोत्कच और ट्रू फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य 1। ऐसे करके हमने सभी जो फेमस राजा हैं उनके बारे में पढ़ा। कैलेंडर्स के बारे में ये क्वेश्चन आ जाता है तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा ठीक है भैया। चंद्रगुप्त 2 विक्रमादित्य कहा गया है। नेपोलियन किसको कहा गया है इंडिया के अंदर? बता सकता है कोई बच्चा? नेपोलियन किसको कहा है? ये आपने पूछ लिया, ये समुद्रगुप्त। वेरी गुड, समुद्रगुप्त को ही नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये बेसिक बेसिक हमने इसका कर लिया है। कल इसको हम खत्म कर देंगे, गुप्ता एज को। ठीक है। और हर्षवर्धन शुरू करेंगे, कल पढ़ के आना हर्षवर्धन के बारे में। ओके।